ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि अमेरिका में आग लग गई है। अमेरिका की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका में भीषण आग लगी है। गाड़ी से तस्वीरें ली गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको आग ही आग नजर आएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भीषण आग लगी है। इस आग में कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति उनका घर जल गया है। कमला हैरिस को घर छोड़ना पड़ा है। हॉलीवुड के कई स्टार्स का घर जल गया है। और उसके बाद देखिए किस तरह से आग बुझानी पड़ रही है। ये हॉलीवुड जिस जगह को आपने देखा होगा, लोग यहां घूमने जाते हैं, यहां आग लगी। और उसके बाद देखिए ये वो जगह है जहां आग लगी है। हॉलीवुड और बाकायदा प्लेन लगाए गए आग बुझाने के लिए। अमेरिका की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। बताया जा रहा है हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर जलकर खाक हो गए हैं इस अमेरिका की आग में। एक घर में आग लगी है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। घर के अंदर देखिए, अंदर से वीडियो बनाया गया है। घर चारों तरफ आग की लपटों में घिरा हुआ है। Oh shit. Okay. Yeah. Oh shit. तो अमेरिका में क्यों और कैसे लगी आग और कमला हैरिस को क्यों छोड़ना पड़ा घर अपना, कौन कौन से हॉलीवुड स्टार्स का घर चपेट में आपको बताऊंगा। लेकिन बात योगी आदित्यनाथ की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब महाकुंभ से चलेगी। और पाकिस्तान में भी योगी योगी हो रहा और महाकुंभ की तारीफ हो रही है कि योगी ने कितने इंतजाम और तैयारियां की है महाकुंभ में। महाकुंभ से चलेगी योगी कैबिनेट सरकार। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। योगी हफ्ते में 2 बार महाकुंभ पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। हर एक जगह इंतजाम कैसे है, सुरक्षा कैसी है, तैयारियां कैसे की गई हैं, जो साधु संत आएंगे, जो लोग आएंगे, उनके लिए क्या तैयारियां हैं, योगी ये जांच रहे हैं। योगी आज संगम में भी उतर गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। योगी संगम में उतर गए। संगम में जाकर योगी ने जायजा लिया है। उसके बाद देखिए योगी उन टेंट, उन तंबुओं में भी गए जहां लोग आकर रुकेंगे। इसी तरह का योगी का भी महाराजा टेंट है जिसमें योगी आदित्यनाथ को रुकना है। ये अंदर आप देख रहे हैं भव्य तरीके से ये टेंट तैयार किए गए हैं। यहां लोग आकर रुकेंगे, यहां रह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां महाकुंभ में की गई हैं, जो तस्वीरें खुद गवाही दे रही। अब देखिए योगी की कैबिनेट कहां होगी, योगी कहां बैठेंगे, उनकी टीम कहां बैठेगी, ये वो आप महाराजा टेंट देख रहे हैं। योगी का टेंट इस तरह का होगा, यहीं योगी की सरकार चलेगी। महाकुंभ में ही कैबिनेट की बैठक की भी खबरें हैं। यहां योगी की पूरी टीम मौजूद होगी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां हैं, ये तैयारियां का शोर जो है ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान भी महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ कर रहा है, योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है हमारे यहां 5 लोगों को हम खाना नहीं खिला पाते हैं, महाकुंभ में तो लाखों और करोड़ों लोगों के खाने का इंतजाम होगा। सुनिए।
योगी लगातार महाकुंभ का दौरा कर रहे हैं। योगी की सरकार अब कुंभ से ही चलेगी। पूरी दुनिया की नजर भारत के महाकुंभ पर है। महाकुंभ की भव्यता ऐसी है कि पाकिस्तान भी हैरान है। पाकिस्तान में भी महाकुंभ को लेकर योगी योगी हो रहा है। इतना बड़ा अरेंजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार। मेले के लिए इतना अरेंजमेंट किया गया कि मैं 1.5 करोड़ लोग जाएंगे हर दिन, 3 से 4 करोड़। और महाकुंभ इन 4 जगहों पे वो अमृत की बूंदे गिरी थी। अभी कहते हैं उनका पानी पवित्र माना जाता है। योगी जी और मोदी जी ने 13,000 ट्रेनें चला दी हैं। और भाई 7,000 बस है। ये देखो वो जो फ्लाइटें चलेंगी उसको वो अलहदा, वो स्टेशन भी करीब करीब है भाई। 13,000 ट्रेनें टॉपो टॉप सीधा पहुंचेंगी। इंतजाम कितने मुकम्मल। फिल्मों में भी हमने देखा कि जी कुंभ के मेले में गुम गए थे। इतना बड़ा जब मेला होगा तो ऐसा हो सकता है। काफी बड़ा इंतजाम होता है वैसे। ये पूरा एक नया सिटी बसता है। मैं तो हाँ सर वहाँ पे देख के हैरान जब मैंने देखा पढ़ा ये कि 45 करोड़, माय गुडनेस, उसका इंतजाम कैसे होगा, ये हैरानी की बात है। मुस्लिम्स में काम नहीं है। ये मुसलमान भाई डेली का 5 लाख लोगों को खाना खिला। अबे हमने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि हम ये काम कर रहे हैं। किधर यार पाकिस्तान में तो लोग आटे की लाइनों के पीछे लगा हुआ है। तो 100 आदमी को खाना नहीं खिला सकता और 5 लाख बंदों को खाना खिलाएगा। ये सिर्फ सनातनियों का काम है, हिंदियों का काम। मतलब इतने सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। जब स्टार्ट होगा तो क्या क्या देख लेंगे वाकई। और बाकायदा जो डुबकी लगाई जाएगी जब 13 तारीख को, जो पहली डुबकी होगी समझो एक तरह से, तो दुनिया जहाँ के लोग होंगे। अभी अखिलेश भले ही महाकुंभ की तैयारियों में खामियां गिना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी इसकी तैयारी के कायल हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हैं। 40 करोड़ के करीब लोगों के महाकुंभ में आने का अनुमान है। योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को गंदगी का और भगदड़ का पर्याय बनाया था। उनके लिए एक सबक होना चाहिए। आज आस्था को सम्मान देकर के हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। तैयारी ऐसी है कि महाकुंभ में योगी की कैबिनेट भी बैठेगी, सारे मंत्री भी होंगे और पूरी सरकार महाकुंभ से चलेगी। और आइए मैं आपको बताऊं योगी टीम योगी के लिए क्या तैयारी है महाकुंभ में। योगी की कैबिनेट कैसे महाकुंभ में मौजूद होगी, ये आप देख रहे हैं महाकुंभ की तैयारी। सीएम योगी महाकुंभ की फाइनल तैयारी देख रहे हैं इस वक्त और क्रूज पर सवार होकर संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। सीएम योगी अखाड़ों में साधु संतों से भी मिले और पिछले 34 दिनों में योगी का ये 6ठा दौरा है। कल भी योगी महाकुंभ की तैयारी का जायजा लेंगे। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है, इसलिए योगी फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। खास बात यह है कि योगी कैबिनेट की बैठक भी यहां होगी। महाकुंभ के दौरान सीएम योगी यहां 2-3 दिन रुक भी सकते हैं और इसी दौरान योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 21 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मंत्रियों के भोजन की व्यवस्था भी यहां हो रही है। सीएम योगी के सभी मंत्री परिवार के साथ महाकुंभ आ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी महाकुंभ में शामिल होंगे। प्रयागराज में 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने। इन सभी में सबसे खास है योगी महासभा का पंडाल। योगी महासभा के चारों पंडाल जर्मन हैंगर तकनीक से बनाए गए हैं। भारी बारिश और तूफान को झेलने की क्षमता है इसमें। यहीं पर सीएम योगी के रुकने के इंतजाम है। योगी महासभा का यह कैंप बेहद भव्य और दिव्य है और संगम से करीब 300 मीटर दूर सेक्टर 15 में यह पंडाल बन रहे हैं। 8 बीघे क्षेत्र में 4 बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं। इसमें 8 से 10 हजार लोग रहेंगे और सीएम योगी के लिए 2 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। ये कॉटेज केरल थीम पर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सीएम योगी के लिए पूजा घर और लाइब्रेरी है, साथ ही मीटिंग हॉल अलग से तैयार किया जा रहा है। कुंभ मेला करीब 1.5 महीने तक चलेगा। इस दौरान यहां लगातार भंडारा भी होगा। नाथ संप्रदाय से जुड़े बड़े बड़े मंदिरों और मठ का भंडारा होगा। गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर खुद यहां सीएम योगी उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस भंडारे का आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं होगा। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी ये भंडारा करवाएंगे। हमारी सहयोगी शिखा ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आपको दिखा रही है कि योगी का महाराजा टेंट कैसा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुकने का इंतजाम इसी कॉटेज में रखा गया है। इसमें ब्लैंकेट का इंतजाम किया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे सारी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर वॉशरूम के लिए भी यहाँ पर
बनाया जा रहा है। खास हैंगर तकनीक से बना हुआ ये कॉटेज है। जो इसका एरिया है वो लगभग हर कॉटेज का सेम ही एरिया रखा गया है। उधर सारे पांडाल हैं, सब महात्माओं के, महंतों के पांडाल हैं, लेकिन इधर सिर्फ 2 पांडाल हैं जो मंदिर के बगल में, यानी कि गोरक्षनाथ जो भगवान है उनके मंदिर के जस्ट बगल में ये दोनों पांडाल बनाए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठेगी यहां, लेकिन योगी जाने जाते हैं, जो उन्होंने कहा वो करते हैं। कल मैंने आपको बताया था योगी आदित्यनाथ अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में थे, और इंटरव्यू में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने, अगली तस्वीर में दिखाऊं, योगी ने संभल दंगों का जिक्र किया था। योगी ने कहा था जो संभल में दंगे हुए 1978 में, उन दंगों के दंगाइयों की सर्जरी होगी। तो देखिए योगी ने कहा, और हो गया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा जांच के आदेश दे दिए गए। कल योगी ने कहा था अर्नब गोस्वामी के साथ, और आज जांच के आदेश दे दिए गए। आइए जरा सुनाता हूं आपको, सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उसके बाद आपको बताऊंगा अब कैसे जांच शुरू होगी। कि वे पुराने विवाद हैं, फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी, और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। योगी ने जैसे ही कहा कि वो जांच शुरू करेंगे, इस पर बवाल शुरू हो गया। देखिए कौन कौन क्या कह रहा है योगी के सर्जरी वाले बयान पर। संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल खुली, योगी सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए। कल अर्नब के साथ इंटरव्यू में योगी ने संकेत दिए थे, पुराने जख्मों का इलाज बहुत जरूरी है, इलाज नहीं तो कैंसर हो जाता है, इलाज के लिए एक बार सर्जरी होगी। योगी ने कहा था सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। एएसपी उत्तरी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, संभल के एसपी भी जांच में शामिल रहेंगे। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश है। 1978 के दंगे में 184 लोग मारे गए। इंटरव्यू में योगी के बयान पर घमासान मच गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बयान पर हमला किया है। अजय राय, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। अजय राय ने क्या कहा, और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं संभल फाइल्स कश्मीर फाइल से ज्यादा खतरनाक है, कश्मीर की तरह संभल में भी सर्जरी जरूरी है। योगी इस तरह की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। राजभर कह रहे हैं इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा कुछ नहीं है, इससे भविष्य में बचाव हो सकेगा। सुनिए जरा योगी के संभल दंगों की जांच पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो कश्मीर फाइल है, संभल की फाइल उससे भी खतरनाक है। तो जिस तरह कश्मीर की बीमारी का इलाज हो रहा है, उस तरह संभल की सर्जरी जरूरी है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी इस रोग के विशेषज्ञ हैं। निश्चित तौर से योगी जी जो गोरखपुर में जिस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो। हम पीछे से उसको खंगाल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? उत्तर प्रदेश के एक कोने से लेके सहारनपुर से लेके और दूसरे कोने तक हर जगह कम्युनल राइट हुए, तो सबकी फाइलें रीओपन की जाएं। लेकिन ये मौजूदा सरकार खास तौर से एक कम्युनिटी को टॉर्चर करना चाहती है। पूरे देश में खुदाई होगी, पूरे देश में खुदाई कराएंगे, अपने बच्चों को अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन भेजेंगे पढ़ने के लिए, आपके बच्चों को दंगाई बनाएंगे, आपके बच्चों से खुदाई करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं, उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। दंगों के तो आप स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार। पीड़ित के परिजन
अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। आइए मैं आपको बताऊं, संभल पर सियासतदान आग बबूला है। योगी ने जांच की बात की। संभल में क्या हुआ था 1978 में, जल्दी से आपको बताऊंगा। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगा हुआ। इस दंगे में पूरा शहर जल उठा। हालात को संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। 2 महीने तक तब संभल में कर्फ्यू लगा रहा। दंगे में 184 लोगों की मौत का दावा है। कई हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल हुआ। हिंदुओं की दुकानें जला दी गईं। मौतों का सही आंकड़ा पता चलेगा जांच के बाद। दंगे में करीब 169 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने 3 FIR दर्ज कराई थी। अब 47 साल बाद दंगे की फाइल खुली। MLC श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को पत्र लिखा है। 1978 में हुए दंगों की जांच की मांग की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, संभल में 1978 में जो दंगे हुए उनके पीड़ित क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। 15 साल की उम्र थी उस वक्त मेरी, और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की, वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे उनको जिंदा जला दिया था। मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ। दंगे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था। पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लोगों में डर का माहौल था। पुलिसकर्मी तो यूँ घायल हुए थे ना कि उस वक्त जो यहाँ के DM थे वो फरत अली साहब, उन्होंने तो शाम को 4-5 बजे तक फोर्स ही नहीं बुलाई। अच्छा, उन्होंने दंगा होने दिया। वो अपने आराम से कोतवाली में बैठे रहे। जब यहाँ की हिंदू पब्लिक उन पर गई कि साहब कुछ तो करो, हम मारे जा रहे हैं, हमारी व्यापार पर खत्म करते जा रहे हैं लोग, तब उसके बाद उन्होंने कोई फोर्स बुलाई। कौन लोग थे जो धमकाते थे गवाहों को, जिससे गवाह जो अपना जो उसमें मुलजमान थे वो धमकाते थे। जहीं कहीं रास्ते रोडवेज में मिल जाए या कहीं रास्ते में मिल जाए तो धमकाना ही चालू था। और कोई प्रशासन तो सुनता ही नहीं था किसी की बात। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके संभल पर। योगी ने वक्फ पर भी बयान दिया कि वक्फ की इंच इंच जमीन हम ले लेंगे। योगी के इस बयान पर भी हंगामा हो गया है। योगी के इस बयान पर बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु और सियासतदान नाराज हैं, जवाब दे रहे हैं योगी को। वक्फ विवाद पर योगी ने चेतावनी दी थी। वक्फ बोर्ड है या फिर भूमाफियाओं का बोर्ड, कब्जे की एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। वो अपनी खाल बचा लें बस। यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन किया, राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवा रहे हैं। जमीनों पर घर, स्कूल, अस्पताल बनाएंगे। योगी के वक्फ वाले बयान पर मौलाना साजिद रशीदी भड़क गए। उन्होंने कहा योगी के बयान शर्मनाक है। वक्फ बोर्ड संसद से पास एक्ट के तहत बना है। MIM प्रवक्ता असीम वकार भी वक्फ वाले बयान पर भड़क गए। CM योगी एक एक इंच जमीन वापस लेने की बात कर रहे हैं। चीन ने जो जमीन कब्जा कर रखी उसका एक एक इंच वापस ले लेते हैं। पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उससे जमीन वापस ले लेते हैं। आइए सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था और साजिद रशीदी और असीम वकार क्या कह रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे। तो जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। ये जो बादशाह थे जिन्होंने इसको जमीनों को दे दिया, तो ये कहीं अपने साथ थोड़ी लाए थे काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से। न बाबर लाया जमीन, न तैमूरलंग लाया, न औरंगजेब लाया, न चंगेज खां लाया। तो जमीन भारत की थी, भारत पे रहनी चाहिए। तो अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं लिए होंगे उस समय से कुंभ लग रहा। 1970 में जो जमीनें सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने
पंजीकृत करके वक्फ बोर्ड को दी हैं, वही जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन वक्फ बोर्ड जो है अपने पास से कोई जमीन नहीं हथिया सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जाई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्जे कराए हैं। और आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं नसीम सोलंकी है, कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जो जेल में रहे, उनकी पत्नी है। योगी आदित्यनाथ से मिली। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ से नसीम सोलंकी मिली। दरअसल योगी आदित्यनाथ सभी महिला विधायकों से मिले थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। महिला विधायकों से मिले और उन्हें बताया कि विधानसभा में क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे अपनी बात रखनी है। जरा इरफान सोलंकी की पत्नी को सुनिए, जो अब विधायक हैं, क्या कह रही हैं योगी के बारे में। महिलाओं की ही से जुड़ी चीजें थी, यहाँ सीखी है, सबने अपनी बात रखी है, तो काफी चीजें हमको सीखने को मिली है और बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म का। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, समस्याएं जो सब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होगी, तो हम लोग आगे कभी कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही सम्मेलन हम लोग को मिलता रहा तो हम अपनी आवाज बात वहाँ रखेंगे। पर ये तो पहला ही मौका था, सीखे, सुना है, सीखे, अगली बार तैयारी से आएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है इंडी में खेला और कांग्रेस अकेला। कांग्रेस का जो हाल हो गया है। आज राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई, कॉफी बना रहे थे राहुल गांधी, देखिए जरा। दिल्ली की तस्वीर है, राहुल गांधी पहुंच गए वहां, कॉफी बनाने लगे खुद, उन्होंने तैयार की। दिस इज स्पेशल कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी बनाई राहुल गांधी ने। मेकिंग प्रोसेस देखना चाहेंगे सर? नहीं, बनाऊंगा मैं। राहुल गांधी खुद कॉफी बनाने लगे, वहां कॉफी बना रहे थे और यहां साथी छोड़कर चले गए। यहां साथी कह रहे हैं राहुल के साथ उन्हें आना ही नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी कह रही है राहुल दिल्ली में ना लड़े, यानी कांग्रेस। अखिलेश कह चुके हैं यूपी ना सोचे, ममता कह चुकी है बंगाल ना सोचे, यही हाल बिहार का भी है। तो राहुल गांधी के साथी उनके साथ नहीं खड़े। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या पवन कल्याण हो, मोदी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कॉफी बनाने में व्यस्त हैं और इंडी गठबंधन में रायता फैल गया है। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, जो भी हमें समर्थन मिल रहा है मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राहुल कस्टमर हैंडल करना सीख रहे हैं और इंडी गठबंधन का हैंडल संभाले नहीं संभल रहा। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके, और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। मतलब लोकसभा के बाद कांग्रेस और राहुल का जो गुब्बारा फूला था उसकी हवा निकल चुकी है। दूसरी तरफ मोदी हैं, जिनके साथ दूसरे दलों के नेता भी जुड़ते चले जा रहे हैं। मोदी के रथ पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी हैं और जन सेना के पवन कल्याण भी। आखिर नेता वही है जिसके साथ विरोधी भी जुड़ते चले जाएं। नरेंद्र मोदी जी इज स्टैंडिंग वेरी टॉल कंपेयर टू ऑल ग्लोबल लीडर्स. He is no more Indian leader. He is the global leader. अरे हम तो दो बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो आप सुन रहे हैं, एक तरफ मोदी है जिनकी तारीफ कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, बार बार कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। लेकिन देखिए जरा यहां क्या हो रहा है। राहुल अकेले खड़े, इनके साथी आकर खड़े होने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं दिल्ली में जो बीजेपी को हराएगा सपा उसके साथ जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार नहीं, मजबूत संगठन नहीं है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं टीएमसी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया। समर्थन के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूं। दिल्ली में कांग्रेस तस्वीर में ही नहीं है, केजरीवाल कह रहे हैं। चुनाव में मुकाबला बीजेपी और आपका है। बचे इकलौते संदीप दीक्षित जो केजरीवाल के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं टीएमसी का दिल्ली में वही प्रभाव है जो मेरा ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर भी उनका आम आदमी पार्टी के साथ जाना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। खुद कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान भी केजरीवाल की तरफ आकर खड़े हो गए। वो कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल जी जीत जाएंगे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो अच्छा होता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इंडी गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, राज्यों के चुनाव के लिए ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। यानी तेजस्वी भी इधर आ गए, उमर अब्दुल्ला भी केजरीवाल की तरफ है, कह रहे हैं अगर गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था तो फिर इंडी गठबंधन को समाप्त कर देना चाहिए। दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं विपक्ष में कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन दिल्ली में बड़ी पार्टी आप है। दिल्ली आपकी ताकत सबसे ज्यादा है दिल्ली में। अब आए गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं यह स्वार्थ के लिए बना था इंडी गठबंधन। साफ हो गया है कि मोदी के डर में बना था यह गठबंधन, जिसमें अब मार हो रही है। आइए सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। हम देशकाल परिस्थिति देखकर चुनावी फैसले करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 2-3 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी है लोगों की उम्मीदों पर, और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी था, और इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके, और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई ट्रक नहीं रखेगी। है हिम्मत, औकात है, घोषणा करे ना। बिहार के जितने भाईजान हैं वो 1 मिनट में औकात में ला देंगे आरजेडी को। हिम्मत है तो घोषणा कर दें, इंडिया अलायंस खत्म, सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब हम अकेले लड़ेंगे। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी मजबूत हैं, उनको और मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें, तो हम सबका समर्थन उनके साथ है। अब सोचिए जरा, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी की सीटें, एनडीए की सीटें कम रह गई, इंडी को लगा वो चुनाव जीत गए। राहुल गांधी अपने आप को पीएम मोदी के बराबर रखने लगे थे, लेकिन आज उनके साथ उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के लोग खड़े होने को तैयार नहीं। अब देखिए दोनों नेताओं में फर्क क्या है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक ये जहां वो विरोधी जिनको कहा जा रहा है बैसाखी हैं, वो भी साथ खड़े हैं आकर, वो हटने को तैयार नहीं, और यहां जो साथ चलने की बात कर रहे थे वो साथ आने को तैयार नहीं। मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम बने, 24 घंटे राजनीति और कामकाज में लगे रहते हैं, लोकसभा और हर राज्य के चुनाव प्रचार में मौजूद रहते हैं, पार्टी को जिताने के लिए रणनीति बनाते हैं, बैठक करते हैं, लोगों से लेकर सियासी दलों को अपने साथ जोड़ते हैं, नेतृत्व और विकास मॉडल से विरोधियों को भी साथ ले लेते हैं। नीतीश ने कभी बीजेपी के साथ न जाने का ऐलान किया था कि मोदी के साथ नहीं जाएंगे, आज साथ हैं, लेकिन मोदी ने ऐसा समीकरण बनाया कि नीतीश अब साथ हैं, बार बार कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। वहीं चंद्रबाबू नायडू मोदी और बीजेपी के विरोधी हो गए थे, वो अब मोदी के साथ हैं, उन्हें कह रहे हैं देश ही नहीं मोदी दुनिया के नेता बन गए, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ने इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी अब मोदी और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी भी बीजेपी की तारीफ करने में लगी है, कह रही नीतीश भले ही चले जाए लेकिन सरकार रहेगी। दावा है कि दोनों दल मोदी के साथ आना चाहते हैं। अब एक नेता इधर भी है, बताने का मतलब ये, एक नेता इधर है जिसके साथ सब आ रहे हैं, और एक नेता इधर है
जिसके साथ कोई आने को तैयार नहीं। 3 बार से विपक्ष में है, विपक्ष के नेता का पद मिला है। क्या वाकई राहुल विपक्ष के नेता हैं? राहुल गांधी पर मौसमी नेता होने का आरोप लगता रहा है। कई अहम चुनाव या प्रचार के दौरान विदेश दौरे पर रहते हैं। सोचिए, दिल्ली में इतना बड़ा चुनाव है, कांग्रेस ने कितनी बैठक की, कितनी राहुल ने की, कितने प्रचार किए। विपक्षी गठबंधन में कोई भी उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं। विपक्ष की किसी बैठक की अब तक अगुवाई नहीं की है। ममता जैसी सीएम उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं। उन्हें मिलना होता है तो सोनिया गांधी से मिलती है, राहुल से बात नहीं करती। लालू यादव कह चुके हैं कि गठबंधन की अगुवाई राहुल नहीं ममता करें। गठबंधन की साथी पार्टियां उन्हें सीट देने तक को तैयार नहीं। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कोई टिकट नहीं दिया। दिल्ली में केजरीवाल ने गठबंधन और सीट देने से मना कर दिया। बिहार में तेजस्वी भी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता उनसे किनारा करना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना पड़ेगा, उनके जो नेता हैं उनसे क्यों लोग छिटक छिटक कर दूर भाग रहे हैं, और जो मोदी के साथ आकर जुड़े हैं। सोचिए जरा, वो जिन्हें इंडी के नेता कहते हैं, नीतीश और नायडू, ये दोनों बैसाखी हैं, ये हट जाए तो सरकार गिर जाएगी। उन दोनों नेता को सुनिए क्या कहना। Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के, लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला, अलायंस हर चीज में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी की जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। और आइए अब आपको बताता हूं कि लड़ाई दिल्ली को लेकर हो रही है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ने को तैयार नहीं, इसीलिए बाकी विरोधी भी आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस अकेले। लेकिन इस बीच फाइट केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस सीन में ही नहीं है, पार्टी के नेता भी साथ नहीं खड़े हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और पोस्टर जारी किया आज बीजेपी ने। पोस्टर वॉर पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपदा न आएगी दोबारा, यह पोस्टर है जिसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी, केजरीवाल और सिसोदिया की फोटो लगी हुई है। पीछे कूड़े का ढेर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं तो एक और पोस्टर जारी किया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही बीजेपी से कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बीच आपको बताऊं कि बीजेपी ने भी आज अपनी गारंटी, अपना संकल्प जारी किया है। यह आप देख रहे हैं, चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे इस बैठक में। जारी करेंगे, देखिए जरा क्या हो सकता है बीजेपी के संकल्प में। बताया जा रहा है कि बीजेपी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है। केजरीवाल 200 यूनिट दे रहे हैं, ये 300 यूनिट। और खबर है कि कांग्रेस 400 दे सकती है। धार्मिक स्थलों को 500 यूनिट बिजली बीजेपी फ्री दे सकती है। लाडली बहन योजना का ऐलान संभव है और बीजेपी 2500 रुपए प्रति महीने की घोषणा भी कर सकती है। हर घर शुद्ध पानी देने का ऐलान है, पाइपलाइन से मुफ्त साफ पानी। आम आदमी पार्टी की जो स्कीम है उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना, सरकार आने के बाद 2100 रुपए महीना। ऑटो वालों के लिए 10 लाख का बीमा। पुजारियों, ग्रंथियों को 18,000 रुपए का वेतन। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। जनता के लिए वो सारी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं।
जिनको अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे करके भ्रमित करके धोखा दे दिया। दिल्ली के झुग्गी वासी, कच्ची कॉलोनी वासी, सबको वो सुविधा देना चाहते हैं कि वैसा जीवन हो, पीने का शुद्ध पानी हो, लेने के लिए ताजी हवा हो। हम वो दिल्ली देंगे। एक बार 5 साल के लिए दिल्ली की जनता अपना जो विश्वास दे रही है 5 फरवरी को पूरा। आइए अब आपको लिए चलता हूं। आज की एक बड़ी खबर है, अमेरिका में भीषण आग लग गई। शुरू में कार्यक्रम के मैंने आपको दिखाया अमेरिका में आग और कमला हैरिस का घर खाक हो गया है जलकर। तस्वीर देखिए जरा, अमेरिका में आग की तस्वीर। कैलिफोर्निया की सड़क के एक किनारे की तस्वीर देख रहे हैं। जितने घर आपको नजर आ रहे हैं, घरों में आग लगी है, ये सारे घर जलकर खाक हो गए। देखिए जो आग लगी है, इस आग को बुझाने के लिए अब हवाई जहाज लगाए गए। जहाज से बाकायदा पानी का छिड़काव हो रहा है कि यह आग बुझाई जा सके। यह आप देख रहे हैं हवाई जहाज उड़ रहे हैं और इससे पानी का छिड़काव हो रहा है। हेलीकॉप्टर है जिससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिशें हो रही है। 530 किलोमीटर तक आग फैल गई है और आग बताया जा रहा है कई सेलिब्रिटीज के घर तक पहुंच गई है, जिसमें हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं। खुद कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के घर में भी आग लग गई है। जिन सेलिब्रिटीज के घर आग लगी उसमें पेरिस हिल्टन, कमला हैरिस, एक्ट्रेस नोरा फतेही भी वहीं पर मौजूद थी जब आग लगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये उनका वीडियो है जो उन्होंने बनाया है। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. This is insane. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here, और देखिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो घरों में फंसे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं खास तौर पर, या जो जिनकी हालत खराब हो गई है आग लगने के बाद, उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है। अमेरिका में ऐसी आग लगी है जो दुनिया ने न पहले कभी देखी और न सुनी। भीषण आग की लपटों ने कमला हैरिस का घर भी खाक कर दिया है। हॉलीवुड यानी अमेरिकी फिल्मों के बड़े बड़े सितारे कांप उठे। उनका घर जल रहा है और वो जान बचाकर भाग रहे हैं। आग बुझाने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लगाए गए हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। बर्फीले तूफान के बाद आई इस मुसीबत से अमेरिका के एक हिस्से में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा और बाइडेन को अपना विदेशी दौरा तक रद्द करना पड़ा। रही आपको बताऊं आग लगी कहां है अमेरिका में, जिसके बाद बाइडेन ने अपने कई दौरे रद्द कर दिए हैं और कई सेलिब्रिटीज अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका नक्शा, अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। आग लगने के बाद स्थिति क्या है, हालात क्या है, कितने इलाके में आग लगी है और कितने लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, यह आपको बताता हूं। देखिए जरा हालात क्या है। अमेरिका में इतिहास की सबसे भीषण आग लग गई है। 3 दिन में आग 28,000 एकड़ में फैल गई है, यानी करीब 500 किलोमीटर का इलाका जल रहा है। भीषण आग से 42,000 करोड़ के नुकसान की खबर है। मालदीव के जीडीपी से 8 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। भीषण आग से कई बड़ी हस्तियां भी कांप उठी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर पर आग लगी। लॉस एंजलिस के घर में उस वक्त कमला नहीं थी। जहां आग लगी वहां हॉलीवुड सिटी और कई हस्तियों का घर है। भीषण आग से हॉलीवुड और सितारों के घर भी जल गए हैं। मशहूर अभिनेत्री पेरिस हिल्टन का घर खाक हो गया है जलकर। पेरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए का था। जुरासिक पार्क के एक्टर डायरेक्टर का घर भी जल गया है।
इसमें क्रिस पैट और स्टीवन स्पीलबर्ग का घर आग में खाक हो गया है। बॉलीवुड की मशहूर डांसर नूरा फतेही भी लॉस एंजलिस में थी। जंगल में लगी आग से वो बाल बाल बची हैं किसी तरह से। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या वजह है आग की और कैसे आग बुझाने की कोशिशें हो रही। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच दरअसल बसा हुआ है। यहां चीड़ के बड़े बड़े जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ से आग लगनी शुरू हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे आग तेजी से फैलने लगी। कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। दावा यह है कि हवा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से चल रही थी, जिससे दक्षिण कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है, जिसके आग लगातार फैलती जा रही है और 3 दिन में 28,000 एकड़ में फैल चुकी। जंगलों से होते हुए आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग से पूरे इलाके में धुएं की चादर बिछ गई। आग से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है और कैलिफोर्निया में 50 सालों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं और इलाके में नमी की काफी कमी। ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है। यहाँ गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। यह सिलसिला बारिश के मौसम तक जारी रहता है। बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़ गए हैं और ऐसे में आग लगने पर ज्यादा नुकसान होता है। आग के चलते कैलिफोर्निया की हवा जहरीली हो गई है। यहाँ AQI 350 के पार है, दिल्ली से फिर भी कम है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बाइडेन प्रशासन की नाकामी है। सरकार के पास जरूरी पानी तक नहीं है। आग बुझाने के लिए भी पानी नहीं है। कैलिफोर्निया में जो भी हो रहा है वो एक त्रासदी है। मैं उस इलाके को अच्छे से जानता हूँ। वहाँ के गवर्नर ने अच्छा काम नहीं किया है। हमें कैलिफोर्निया को फिर से बनाना होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 16 पाकिस्तानियों का अपहरण हो गया है। जिस बात का डर था वही हो गया। लगातार तालिबान से लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान। तालिबान किसी भी हद तक जा रहा है जवाब देने के लिए। देखिए क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। पिछले दिनों तालिबान ने पाकिस्तान का एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया था। बाद में पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी। ये चेकपोस्ट खाली था, यहां तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन अब तालिबान और आगे बढ़ गया। अगली तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तानी है जिनको अगवा कर लिया है। बताया जाता है ये वहां के परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करते हैं, जिन्हें अगवा किया गया, अपहरण किया गया और शहबाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि उन्हें बचा लें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुद की जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। कभी तालिबानी पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं तो कभी पाकिस्तानी सेना के जवानों को सीमा से भगा रहे हैं। अब तालिबानियों ने पाकिस्तानियों का अपहरण भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में घुसकर तालिबानी 16 पाकिस्तानियों को उठा ले गए। अपहरण के बाद तालिबानियों ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी शहबाज से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो शहबाज शरीफ तक पहुंच चुका है। उन्हें पता चला है कि उनके लोग अगवा हो गए हैं। शहबाज को भी ये जानकारी टीवी के जरिए मिली। टीटीपी ने 16 पाकिस्तानियों का अपहरण कर लिया। इनका टीटीपी ने एक वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया। वीडियो में अपहरण किए गए लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज से टीटीपी की मांगे पूरी करने की अपील कर रहे हैं। कथित तौर पर ये लोग परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारी हैं और काबुल खेल परमाणु ऊर्जा खनन परियोजना में काम करते हैं। यह परियोजना खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत में है। कहा जा रहा है कि काम पर जाते समय ही अपहरण किया गया। कर्मचारियों की गाड़ी को टीटीपी के आग के हवाले कर दिया गया, यानी इनकी जो गाड़ियां थी टीटीपी ने उसे आग लगा दी। दावा यह भी है कि खदान से भारी और बड़ी मात्रा में यूरेनियम भी लूट लिया गया है। यही यूरेनियम परमाणु बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टीटीपी ने वीडियो में सिर्फ अपहरण का जिक्र किया है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तो पाकिस्तान के लिए
ये बुरी खबर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको लिए चलते हैं तिरुपति, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची और 6 लोगों की मौत हो गई है। ये तिरुपति मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात है। आइए इसकी तस्वीर दिखाऊं, हुआ क्या यहां पर। ये आप देख रहे हैं, मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ शुरू हुई और जब भगदड़ मची उसमें कई लोग दब गए। उसके बाद देखिए, जो महिला घायल थी और पुरुष घायल थे, उनका दम घुटा है तो उन्हें लोग सीपीआर दे रहे हैं। उसके बाद फौरन मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। 50 लोग घायल बताए जा रहे थे। इस भगदड़ में 50 लोग घायल हो गए। और खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू फौरन तिरुपति पहुंचे। ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं। 50 लोग घायल थे। चंद्रबाबू नायडू लोगों तक गए, जो घायल भर्ती थे उनसे मिले, जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे हाल जाना। మెసేజ్ వచ్చింది పక్కన నుంచి అక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇచ్చారు టికెట్లు ఇస్తున్నారని डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटना स्थल का भी दौरा किया जहां ये घटना हुई है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देश के सबसे धनवान मंदिर में दर्शन के लिए भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, महिलाएं और पुरुष बेहोश हो गए। भगदड़ ने 6 लोगों की जान ले ली। इसी पार्क के अंदर पुलिस ने सभी को रोक रखा था ताकि इन सड़कों पर देखिए रोड पर जाम जैसे हालात ना बने। और जैसे देखिए इस दरवाजे को खोला गया पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यहाँ से जाने लगे। भगदड़ इतनी ज्यादा मच गई कि यहाँ पर लोगों की जान भी चली। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए टिकट को लेकर जैसे ही गेट खोले गए, भगदड़ मच गई। सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हादसे को लेकर सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। तिरुपति में बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब इसको लेकर दुखी हैं। हमने प्रसादम की शुद्धता से लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही करने का काम किया है। गेट को खोलने के दौरान जरूरी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा। अब अगली खबर आपके लिए जरूरी, अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए तो ये खबर आपके लिए। गूगल मैप ने फिर फंसा दिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पिछले दिनों हादसे हुए, ये सब गूगल मैप से हुए। रास्ता देख कर जा रहे थे, किसी की गाड़ी पुल से गिर गई, आगे पुल नहीं था। किसी की गाड़ी खाई में गिर गई, आगे रास्ता नहीं था। ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग हादसों की जो गूगल मैप देखते हुए हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, असम पुलिस के साथ ऐसा हुआ कि गूगल मैप देखकर जा रहे थे और देखिए आपको दिखाऊं, गूगल मैप देखते देखते दूसरे राज्य पहुंच गए और वहां लोगों ने पकड़ लिया। देखिए गूगल मैप का सहारा लेकर असम की जो पुलिस थी जोरहाट में ही थी और जोरहाट से निकलकर पहुंच गई नागालैंड और उन्हें जोरहाट में ही जाना था। कहीं 100 किलोमीटर का रास्ता पार करके मोकोकचुंग पहुंच गए। अब ये कैसे हुआ आपको बताऊं कि जाना था जोरहाट असम में ही और पहुंच गए नागालैंड। और उसके बाद देखिए नागालैंड पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, मंगलवार को जोरहाट पुलिस जो थी वो छापा मारने निकली थी और पुलिस को जोरहाट जिले में ही एक अपराधी को पकड़ना था। इसके लिए थाने से 16 जवान हथियार लेकर निकले। छापे वाली जगह की लोकेशन गूगल मैप पर डाल दी कि जाकर फौरन रेड करनी है, लेकिन गूगल मैप असम की बजाय नागालैंड लेकर पहुंच गया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले को असम की लोकेशन बताया। असम पुलिस को गूगल मैप ने एक चाय बागान तक पहुंचा दिया। गूगल मैप ने नागालैंड के चाय बागान को असम की लोकेशन बताया। पुलिस टीम में सिर्फ 3 जवान वर्दी में थे, बाकी सिविल ड्रेस में थे।
इससे स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को हाईटेक बदमाश समझ लिया और फिर बदमाश समझकर असम पुलिस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। सभी 16 पुलिस वालों को नागालैंड के लोगों ने बंधक बना लिया। हालांकि काफी पूछताछ के बाद घायल समेत 5 पुलिस वाले छोड़ दिए गए। बाकी बचे सभी 11 पुलिसकर्मी रात भर बंधक बने रहे। इसके बाद सुबह जब मामला मुकोकचुंग एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने नागालैंड की पुलिस टीम को भेजकर आजाद कराया। फिलहाल इस हादसे के बाद असम पुलिस नागालैंड से लौट चुकी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। खबर रहस्यमयी बीमारी से जुड़ी है। 3 दिन में 60 लोग गंजे हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या बूढ़े हों, उनके पानी में ऐसा कुछ है कि 3 दिन में सबके सर के बाल चले जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये बच्चा है। शख्स को देखिए, बच्चे ने जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, शख्स बाल ऐसे खींच रहा है और सारे बाल हाथ में आ जा रहे हैं। तो 3 दिन में 60 लोगों के सर के सारे बाल जा चुके हैं। वजह क्या है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में रहस्यमय बीमारी फैली है। यहां के 3 गांव में सिर्फ 3 दिन में 60 लोग गंजे हो गए। बच्चे और बुजुर्ग सब इस बीमारी का शिकार बन गए और दावा यह है कि बीमारी के पहले दिन सिर में खुजली होने लगती है। इसके बाद दूसरे दिन से बाल हाथ में आने शुरू हो जाते हैं। तीसरे दिन बीमारी से पीड़ित मरीज गंजा होने लगता है। हालांकि इस दावे का स्वास्थ्य विभाग अभी जांच कर रहा है और महिलाएं सबसे ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों गांवों में सर्वे शुरू कर दिया है। यहां पीने वाले पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और माना जा रहा है प्रदूषित पानी से बीमारी हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर दीपाली क्या कह रही हैं इस पे। हाँ, शेगांव में अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर भोनगांव है, उसके अंतर्गत जो बोंडगांव, कठोरा और हिंगना 3 गांव है, वहाँ पे अपने हेयर लॉस के ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। तो वहाँ पे पानी के जो नमूने हैं वो हमने तपासने के लिए है और आगे का पूरा तपास जारी है। अब एक और खबर आपको बताते हैं। लगातार अलग अलग मस्जिदों में मंदिर होने का दावा हो रहा है। संभल के बाद ये अलीगढ़ की जामा मस्जिद है और इस अलीगढ़ की जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है। अलीगढ़ की काफी बड़ी मंदिर है, मस्जिद है ये, और इस मस्जिद पर दावे के बाद एक और नया बवाल शुरू होना संभव है। तो संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर आखिर विवाद क्यों है? आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर विवाद शुरू हुआ। एक याचिकाकर्ता ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में मस्जिद को हिंदुओं का किला बताया गया है। दावा है कि जामा मस्जिद के पास ओम के निशान भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद बहुत पुरानी है। 1724 में ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट के वंशज ने इसे बनाना शुरू किया था और इसको स्थानीय लोग छोटा ताजमहल भी कहते हैं। तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।